वेलकम बैक टू मनी में आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्षवर्धन रूंगटा। लेते हैं अगला सवाल। मुंबई से भवल शाह हमारे साथ है। भवल जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, आई वांटेड टू नो रिगार्डिंग मेडिक्लेम पॉलिसी, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी। जी, बेसिकली आई वाज लुकिंग आउट की इनफर्टिलिटी और आईवीएफ रिलेटेड कवर कौन से मेडिकल पॉलिसी में मिलता है? ऑल राइट। हर्ष, क्या कोई भी पॉलिसी आईवीएफ ट्रीटमेंट कवर करती है? जी नहीं, कोई भी पॉलिसी आईवीएफ ट्रीटमेंट या एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ वो दोनों ही कवर नहीं करती। हम क्वेरी को दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जी, एक है आईवीएफ ट्रीटमेंट विच विल लीड टू कंसीविंग, और दूसरा है चाइल्ड बर्थ जो डिलीवरी बेस्ड, जो हॉस्पिटल में जाने के बाद जो उसके हॉस्पिटल के खर्चे होते हैं। तो पहला पार्ट जो है वो आईवीएफ ट्रीटमेंट, जो इनका कंसर्न है, वो कोई भी मेडिकल पॉलिसी आपको कवर नहीं करेगी। अच्छा। जहां तक दूसरी मैटरनिटी बेनिफिट्स जो हम बात करते हैं, जो हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद डिलीवरी तक के जो खर्चे होते हैं, सर्टेन ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। अच्छा। अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने सारे एम्प्लॉयज के लिए ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी लिया है तो उसमें ये चेक कर सकते हैं कि उसमें शायद ये क्लॉज, क्योंकि कस्टमाइज पॉलिसीज होती हैं, जैसे कोई कॉर्पोरेट अपने इंश्योरेंस कंपनीज के साथ नेगोशिएट करता है, वो बेसिस पे टर्म्स डिराइव किए जाते हैं। अच्छा। तो उसमें ये पॉसिबल है कि मैटरनिटी बेनिफिट्स या हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस कवर हों। तो इन्हें आपके अगर ये सर्विस में है तो अपने एम्प्लॉयर के साथ चेक करना होगा कि इनकी कोई ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी है क्या। लेकिन आईवीएफ ट्रीटमेंट कोई भी पॉलिसी कवर नहीं करती है। जी। चलिए लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। हैदराबाद से श्रीनिवास ने हमें ईमेल किया है। श्रीनिवास जी को टर्म प्लान लेना है। वो जानना चाहते हैं कि कवर कितना होना चाहिए, साथ ही वो ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसी टर्म पॉलिसीज क्या अवेलेबल हैं जहां पर जब टर्म पूरा हो जाए तो कुछ मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाए, और ऐसी पॉलिसीज कैसी होती हैं, लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। हर्ष, क्योंकि उन्होंने अपने इनकम और एक्सपेंस का कोई भी ब्यौरा नहीं दिया है हमें, तो थंब रूल क्या कहता है हमें कि अगर कवर लेना हो तो कितना? देखिए, बहुत सारे तरीके हम अगर कवर को डिटरमाइन करना चाहें, सिंपल मेथड से लेके, अगर वो सिंपल मेथड्स क्या होते हैं, ब्रॉडर व्यू दे देते हैं। तो मैं एक सिंपल मेथड उनको बता देता हूं कि उनसे वो एक्चुअली क्या होगा कि सेल्फ हेल्प हो जाएगा कि आगे जाके भी उन्हें एक पैटर्न पता रहेगा कि उन्हें क्या करना है। कोई भी इंसान जब टर्म पॉलिसी लेता है या कोई भी इंश्योरेंस कवर कंसिडर करता है, आप ये देखिए कि आपके अपने परिवार को कितने अमाउंट से हर महीने रीइंबर्स करना चाहते हैं। अब ये देखिए कि आपके परिवार को आपको चाहिए कि अगर 25,000 रुपीज आपको हर महीने का आए, जो सालाना 3 लाख रुपए होते हैं। अच्छा। अगर आपको गारंटीड 3 लाख रुपया साल का चाहिए तो एक बेस्ट मेथड है कि एक फिक्स डिपॉजिट आपके पास उतने अमाउंट का होना चाहिए। अच्छा। जिसका इंटरेस्ट माइनस ऑफ टैक्सेस, जो आपके टैक्स लगने के बाद, इज इक्विवेलेंट टू 3 लाख। जी। तो हम एक रेट ले लेते हैं कि 8.5% अगर बैंक की डिपॉजिट रेट है, उसमें 30% टैक्स भी अगर लगता है तो आपको 6% नेट ऑफ टैक्स है। जी। तो इस केस में अगर 50 लाख का आपके पास डिपॉजिट है और वो आपको नेट ऑफ टैक्स 6% दे रहा है, तो आपके 3 लाख रुपीज सालाना हो गया। अच्छा। विच इज 25,000 रुपीज अ मंथ। ओके। तो ये एक तरीका वो डेवलप कर सकते हैं, और जैसे गोइंग फर्दर इनकम बढ़ती रहेगी, एक्सपेंसेस बढ़ते रहेंगे, तो इन्हें यही मेथड लगा के ये अपना कवर रिव्यू करते रहें और उसी प्रकार बढ़ाते रहें। ओके, ऑलराइट। जहां तक दूसरा सवाल है कि टर्म पॉलिसीज में रिटर्न ऑफ प्रीमियम, जो उसको मेच्योरिटी पे कुछ पैसे वापस मिले, मेरे हिसाब से वो पॉलिसीज नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें प्रीमियम्स जो होते हैं वो 3 गुना ज्यादा होते हैं रेगुलर टर्म पॉलिसी से। तो रेगुलर टर्म पॉलिसी लें, कोई भी अच्छी कंपनी जो लीडिंग कंपनी है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, और इतने सारे ऑनलाइन टर्म प्लान आ गए हैं जिसके प्रीमियम होते हैं वो काफी कम होते हैं। दैट्स राइट। तो वो किसी में भी कंसिडर करें, जो चीपेस्ट ऑप्शन है वो कंसिडर कर सकते हैं। ऑलराइट। लेते हैं अगला सवाल। कपूरथला से रवि रॉय हमारे साथ है। रवि जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ जी। रवि जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है, मेरे पास 5 LIC पॉलिसी है, जो टोटल एश्योर्ड 5 लाख रुपए। अच्छा। तो मैं उनमें से कुछ पॉलिसी पेड अप करना चाहता हूँ। तो अभी पेड अप के बारे में मेरा कुछ भी पता नहीं है, कैसे करता है, क्या प्रोसीजर है, ठीक है ना? तो ये कौन सा पॉलिसी मेरे को पेड अप करना चाहिए, तो वो जानकारी चाहिए मेरे को। 5 पॉलिसी की डिटेल्स आपके पास है। हर्ष, पहले ये बताइए कि पॉलिसी को जब हम बोलते हैं कि पेड अप करना है, इसका मतलब क्या होता है?
बेसिकली पेड अप क्या है कि आपने अगर 15 साल की पॉलिसी ली है या 20 साल की पॉलिसी ली है और आप 10 साल बाद बोलते हैं मुझे आगे से और कोई पेमेंट नहीं करना है पॉलिसी में, एट द सेम टाइम मुझे सरेंडर नहीं करना है। सरेंडर ये हो गया कि आपने पॉलिसी रिटर्न कर दी, जो आपके पैसे बनते थे आपने ले बंद कर दी पॉलिसी ऑल टुगेदर। सरेंडर मीन्स आपने कैंसिल करवा दी। हाँ, मतलब आपने अपना प्रीमियम देना है ना लेना है, मतलब आपने जो पैसे थे वो ले लिए कंपनी से वापस। हाँ, वो हो गया सरेंडर। ओके। पेड अप ये हुआ कि आपको 20 साल पेमेंट करना था, आपने 10 साल ही पेमेंट किया, आप आगे का प्रीमियम भरना बंद कर रहे हैं, लेकिन पैसे कंपनी से वापस निकाल भी नहीं रहे। अच्छा। तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में कि आपके जो भी बेनिफिट्स 20 साल में अक्रू होने थे, क्योंकि आपने सिर्फ 10 साल पेमेंट किया है, तो ये बेनिफिट्स प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएंगे। अच्छा। तो उसे हम पेड अप कहते हैं। जो भी बेनिफिट्स अक्रूड अभी तक है वो उस समय फ्रीज हो जाते हैं। हाँ। और पैसे कंपनी के पास वैसे ही पड़े रहते हैं। जब आप मेच्योरिटी होती है पॉलिसी की, जो ओरिजिनल 20 इयर्स की मेच्योरिटी थी, वो 20 साल बाद वो पैसे आपको उस समय ही मिलेंगे मेच्योरिटी पे। ओके। तो वो है पेड अप। अच्छा। तो और सरेंडर जो है वो आपने 10 साल बाद बंद किया और उस समय ही पैसे 10 साल पहले ही निकाल ली। अच्छा। ओके। और जहां तक इनका सवाल है रवि जी का, आपकी जो पॉलिसीज में देख रहा हूं इसमें काफी तो 10 साल से ज्यादा पुरानी है और 2 पॉलिसीज में 3 या 4 साल ही मेच्योरिटी के लिए रह गए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप कंटिन्यू रखें, आपके मेच्योरिटी बहुत लंबा नहीं है, आप कंटिन्यू रखें तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि मेच्योरिटी पे एक सर्टेन लॉयल्टी एडिशन कहते हैं जो मेच्योरिटी पे ही ऐड होता है। अच्छा। तो वो आप अभी अगर बंद करते हैं वो पेड अप पॉलिसीज पे ऐड नहीं होता है। तो आप कंटिन्यू रखिए, आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। Okay, और अगर लेकिन ये 5 पॉलिसी में कुछ को चाहे वो पेड अप करना, तो इन 5 में से कौन सी पॉलिसी आपके हिसाब से पेड अप करवाना ठीक रहेगा? देखिए, अगर इन्हें करना ही है, कोई कारण है जिसकी वजह से इन्हें पेड अप करना है, तो 2 पॉलिसीज इन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे ले रखी हैं। अच्छा। तो ज्यादा से ज्यादा वो उन 2 पॉलिसीज को पेड अप करवा लें। और प्रोसीजर क्या है इसका? आप सिंपली प्रीमियम भरना बंद कर दें। अच्छा। दैट्स द सिंपल प्रोसीजर। आपको किसी को कुछ इन्फॉर्म नहीं करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। आप प्रीमियम भरना बंद कर देते हैं तो पॉलिसी ऑटोमेटिकली पेड अप मोड में चली जाती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ इंटीमेशन या कोई कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करना है, सिर्फ पेमेंट करना बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिकली पेड अप स्टेटस। इसमें पॉलिसी लैप्स होने का खतरा नहीं होता अगर पेड अप मींस द पॉलिसी हैज लैप्स्ड। लेकिन आपने बताया तो नहीं कंपनी को ना कि मैं नहीं दूंगा प्रीमियम, आपने बस प्रीमियम देना बंद कर दिया, तो पॉलिसी आपकी पेड अप स्टेटस हो गई। जिस दिन आप वापस शुरू कर देंगे, वापस इन्फोर्स हो जाएगी पॉलिसी, वापस एक्टिव हो जाएगी आपकी। लेकिन अगर शुरू नहीं करना हो इन्हें तो पेड अप पे हमेशा मेच्योरिटी तक ऐसे भी पैसे मेच्योरिटी पे ही मिलने हैं आपको। ऑल राइट, ओके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए।